नमस्कार। आज हम एक ऐसे कानून पर थोड़ी गहराई से बात करने जा रहे हैं जो दशकों से हमारे समाज का हिस्सा है, लेकिन जिसकी जरूरत कहें या असर कहें, उस पर बहस आज भी चलती है। ये है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। हमारे पास इसका जो मूल टेक्स्ट है वो है, और इसमें समय के साथ जो जरूरी बदलाव हुए हैं वो भी शामिल है। तो आज कोशिश रहेगी कि इस कानून की तह तक जाएं, समझें कि ये कानून असल में दहेज मानता किसे है। फिर अगर कोई इसे लेता देता है या सिर्फ मांग भी लेता है तो उसका नतीजा क्या हो सकता है, और सबसे अहम, क्या ये कानून सिर्फ कागजों पर ही सख्त दिखता है या इसे लागू करने के लिए जमीन पर भी कोई ठोस व्यवस्था है। तो चलिए खोलते हैं इस कानूनी दस्तावेज को और देखते हैं कि इसमें क्या है। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। कानून की नज़र में दहेज आखिर है क्या चीज़? ये धारा 2 कैसे बताती है इसे? हाँ, देखिए, ये परिभाषा काफी दिलचस्प है और काफी व्यापक भी रखी गई है। कानून कहता है कि दहेज कोई भी संपत्ति हो सकती है या फिर कोई मूल्यवान प्रतिभूति। मूल्यवान प्रतिभूति, इसका क्या मतलब हुआ यहाँ? हाँ, मूल्यवान प्रतिभूति का मतलब वही है जो हमारे भारतीय दंड संहिता मतलब आईपीसी की धारा 30 में दिया गया है। मोटे तौर पर समझें तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे कोई कानूनी अधिकार बनता हो या बढ़ता हो या खत्म होता हो, तो ये संपत्ति या प्रतिभूति शादी के एक पक्ष द्वारा दूसरे को दी जा सकती है, या फिर उनके माता पिता या कोई और व्यक्ति भी दे सकता है, और ये किसी भी पक्ष को या किसी और व्यक्ति को भी दी जा सकती है। अच्छा, जरूरी ये है कि ये सब शादी के सिलसिले में हो, मतलब शादी के संबंध में होना चाहिए, चाहे सीधे तौर पे दिया जाए या परोक्ष रूप से। और ये लेन देन का समय क्या सिर्फ शादी के ठीक वक्त? नहीं, यही तो एक बहुत बात है इस परिभाषा की। ये लेन देन शादी से पहले भी हो सकता है, शादी के समय पर भी, या फिर शादी के बाद कभी भी हो सकता है, या सिर्फ देने का वादा भी किया जा सकता है। ये जो बाद में जोड़ा गया ना, शादी के पश्चात किसी भी समय, ये दिखाता है कि कानून शादी के बाद भी जो दबाव बना रहता है या लेन देन चलता है उसको नजरअंदाज नहीं कर रहा। लेकिन क्या इसमें कोई चीज शामिल नहीं है? कोई अपवाद? हाँ, एक महत्वपूर्ण अपवाद है जो मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी शरीयत है, उसके तहत जो मेहर दिया जाता है। अच्छा, मेहर। हाँ, मेहर को इस परिभाषा के दायरे से बाहर रखा गया है। ठीक है, तो ये परिभाषा तो मतलब काफी साफ लग रही है। अब आते हैं इसके असली असर पर। अगर कोई दहेज देता है या लेता है तो कानून क्या कहता है? ये धारा 3 है शायद। ऐसा करने के लिए उकसाना भी, वो भी एक दंडनीय अपराध है। और सजा कोई हल्की नहीं है। कितनी सजा है? क्या है प्रावधान? कम से कम 5 साल की कैद, ये न्यूनतम है, और साथ में जुर्माना भी है। जुर्माना कितना? कम से कम 15,000 रुपए, या फिर दहेज में जो संपत्ति दी गई उसकी जो कीमत है। अच्छा, दोनों में से जो भी रकम ज्यादा हो उतना जुर्माना। 5 साल न्यूनतम कैद, ये तो वाकई काफी गंभीर है। क्या इसमें कुछ नरमी की गुंजाइश रखी है कानून ने? कानून एक दरवाजा खुला रखता है, पर बहुत छोटा सा। अदालत अगर चाहे तो वो खास और पर्याप्त कारण बताकर सजा को 5 साल से कम कर सकती है, लेकिन ये जरूरी है कि वो कारण लिखित में दर्ज करने होंगे। तो ये दिखाता है कि आमतौर पर तो कानून सख्त सजा ही चाहता है। पर एक सवाल और आता है, क्या हर तरह का लेन देन जो शादी में होता है वो दहेज माना जाएगा? जैसे मान लीजिए घर वाले अपनी खुशी से बेटी को या दामाद को कुछ तोहफे देते हैं बिना किसी ने कुछ मांगा हो। हाँ, ये बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है और कानून इसका ध्यान रखता है। धारा 3 की एक उपधारा 2 है, वो कहती है कि अगर शादी के समय वर या वधू को बिना किसी मांग के तोहफे दिए जाते हैं तो उन पर ये सजा लागू नहीं होगी। अच्छा, ये तो राहत की बात है। हाँ, लेकिन यहाँ 2 शर्तें लगा दी हैं। पहली शर्त तो ये है कि इन तोहफों की एक लिस्ट बनानी होगी, जो इस कानून के तहत नियम बनेंगे उनके अनुसार लिस्ट बनानी होगी। और दूसरी शर्त खास तौर पर वधू मतलब दुल्हन को दिए गए तोहफों पर है। वो ये कि ये तोहफे पारंपरिक किस्म के होने चाहिए, मतलब जो रस्म रिवाज में चलते हों, और उनका मूल्य देने वाले की जो आर्थिक हैसियत है उसको देखते हुए बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहीं पे थोड़ी मुश्किल हो सकती है शायद। बिल्कुल, यहीं पर वो ग्रे एरिया आ जाता है। असल मुश्किल खड़ी होती है ये तय करने में कि कौन सा तोहफा वाकई स्वेच्छा से है और कौन सा एक छिपी हुई मांग का नतीजा है। ये लकीर कई बार बहुत धुंधली हो जाती है। हाँ, ये बात तो है।
अच्छा, ये तो हुई देने लेने की बात, पर क्या सिर्फ दहेज मांगना ही काफी है अपराध होने के लिए? हाँ हाँ बिल्कुल, धारा 4 इसी के बारे में है। अगर कोई व्यक्ति चाहे वो वर पक्ष का हो या वधू पक्ष का, सीधे तौर पर या इशारों में भी दूसरे पक्ष के माता पिता से या रिश्तेदार से या जो भी गार्डियन हो उनसे दहेज की मांग करता है तो ये अपने आप में एक अपराध है। इसके लिए सजा क्या है? क्या ये भी उतनी ही सख्त है? नहीं, इसके लिए सजा थोड़ी कम रखी गई है। कम से कम 6 महीने की कैद है, जिसे 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है, और साथ में 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ भी अदालत खास वजह बताकर सजा 6 महीने से कम कर सकती है। ये थोड़ा दिलचस्प है कि मांगने की सजा देने लेने की सजा से कम है, शायद इसलिए कि मांगना पहला कदम है और लेना देना मतलब काम पूरा हो गया। हाँ, संभवतः यही सोच रही होगी इसके पीछे। मांग एक इरादा है, अपराध की शुरुआत है, जबकि लेना देना उसका पूरा होना है, उसका नतीजा है। लेकिन हाँ, कानून की नजर में दोनों ही गलत हैं। इस कानून में एक और भी चीज है जो आज के जमाने में शायद और भी जरूरी लगती है, विज्ञापनों पर रोक, धारा 4(क). ये क्या है? हाँ, ये वाकई एक दूर की सोच वाला प्रावधान लगता है। ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए अखबार में या मैगजीन में या किसी भी और तरीके से विज्ञापन देता है। किस तरह का विज्ञापन? विज्ञापन देकर ये पेशकश करता है कि भाई जो उसके बेटे से या बेटी से या किसी और रिश्तेदार से शादी करेगा, उसे वो अपनी जायदाद में हिस्सा देगा या इतने पैसे देगा या अपने बिजनेस में पार्टनर बना लेगा। तो इस तरह का विज्ञापन देना भी अपराध है। अरे वाह, मतलब शादी के लिए इश्तिहार में प्रॉपर्टी ऑफर करना गैर कानूनी है? जी। और सिर्फ विज्ञापन देने वाला ही नहीं, हाँ, उस विज्ञापन को छापने वाले, प्रकाशित करने वाले या सर्कुलेट करने वाले पर भी सजा का प्रावधान है। इसके लिए कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक की कैद या फिर 15,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ये तो सीधे सीधे जो शादी का बाजारीकरण होता है ना, उसको रोकने की कोशिश है, जहां रिश्तों को संपत्ति के तराजू पर तौल दिया जाता है। कानून ने अपराध बता दिया, सजा तय कर दी, लेकिन अगर कोई फिर भी मान लीजिए चोरी छिपे दहेज का समझौता कर ही ले, तो उसका क्या होगा? क्या वो कानूनी तौर पर लागू करवाया जा सकेगा? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। धारा 5 इसी बात को बिल्कुल पत्थर की लकीर की तरह साफ करती है। दहेज देने या लेने का कोई भी समझौता, कोई भी एग्रीमेंट कानून की नजर में पूरी तरह से शून्य होगा, मतलब वॉइड। शून्य यानी? शून्य का मतलब है कि ऐसा माना जाएगा जैसे वो समझौता कभी हुआ ही नहीं था। उसे आप कोर्ट में जाके लागू नहीं करवा सकते। तो ये धारा 3 और 4 के प्रावधानों को और मजबूती देती है कि भाई ऐसे कोई लेन देन कानूनी है ही नहीं। अब आते हैं धारा 6 पर। मुझे लगता है ये धारा जो पीड़ित महिला है उसके अधिकारों की रक्षा के लिहाज से बहुत बहुत अहम है। ये कहती है कि अगर दहेज महिला के अलावा किसी और को मिलता है तो उसे वो महिला को सौंपना होगा। एकदम सही कहा आपने। ये धारा एक तरह से मतलब पासा पलट देती है। कानून ये मान के चल रहा है कि समाज में दहेज शायद फिर भी दिया जाए रस्म रिवाजों के चलते, लेकिन ये धारा कानूनी तौर पर उस दहेज का मालिकाना हक उसे लेने वालों से, जैसे पति या ससुराल वाले, उनसे छीन कर सीधे उस महिला को देती है जिसकी शादी के संबंध में वो दिया गया है। अच्छा, तो ये जो दहेज का मूल लालच होता है ना कि वर पक्ष को संपत्ति मिल जाएगी, उसको ही ये कानूनन खत्म करने की कोशिश है। और ये संपत्ति कब तक लौटानी होगी? कोई समय सीमा है? हाँ बिल्कुल, समय सीमा तय की गई है। अगर शादी से पहले दहेज मिला तो शादी होने के 3 महीने के अंदर लौटाना होगा। ठीक है। अगर शादी के समय या उसके बाद मिला तो जब मिला उस तारीख से 3 महीने के अंदर। और अगर लड़की नाबालिग हो तब? हाँ, अगर दहेज मिलते समय लड़की नाबालिग थी तो जब वो 18 साल की हो जाएगी, उसके 18 साल का होने के 3 महीने के अंदर वो संपत्ति उसे सौंपनी होगी। और अगर तब तक ना सौंपी जाए, मान लीजिए 3 महीने बीत गए, तो जब तक वो संपत्ति महिला को मिल नहीं जाती तब तक जिसके पास वो है, चाहे पति हो, ससुर हो या कोई और, वो उसे एक न्यास यानी ट्रस्ट के तौर पर रखेगा। न्यास, ट्रस्ट मतलब वो व्यक्ति कानूनी तौर पर उस संपत्ति का मालिक नहीं है, वो सिर्फ महिला के फायदे के लिए उसकी देखरेख कर रहा है, उसका ट्रस्टी है। और अगर वो व्यक्ति तय समय सीमा में ये संपत्ति नहीं लौटाता तो सजा है। हाँ, तो उसे सजा हो सकती है, कम से कम 6 महीने से लेकर 2 साल तक की कैद या 5,000 से 10,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों। इसमें एक और स्थिति भी तो हो सकती है, अगर मान लीजिए संपत्ति मिलने से पहले ही उस महिला की मृत्यु हो जाए, तब क्या होगा? हाँ, ये भी सोचा गया है। तब कानून कहता है कि महिला के जो कानूनी वारिस हैं, जैसे उसके बच्चे या अगर बच्चे नहीं है तो माता पिता, वो उस संपत्ति पर दावा कर सकते हैं।
लेकिन यहीं पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील प्रावधान जोड़ा गया है। वो क्या है? ये धारा 6 का परंतुक है, मतलब प्राइवेसो। ये कहता है कि अगर महिला की मृत्यु शादी के 7 साल के अंदर होती है, 7 साल के अंदर? हाँ, और मृत्यु अप्राकृतिक कारणों से होती है, मतलब नॉर्मल डेथ नहीं, बल्कि ऐसी परिस्थितियों में जो शक पैदा करती हैं, जैसे आत्महत्या के लिए उकसाना या जलकर मरना या कोई और संदिग्ध कारण। अच्छा। तो ऐसी स्थिति में वो दहेज की संपत्ति किसे मिलेगी? कानून कहता है अगर महिला की संतान है तो वो संपत्ति बच्चों को मिलेगी, और जब तक बच्चे वयस्क ना हो वो न्यास के रूप में रखी जाएगी। और अगर कोई संतान नहीं है तो वो संपत्ति महिला के माता पिता को वापस मिलेगी, ससुराल वालों को नहीं। ये तो बहुत ही अहम बात है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई दुखद घटना होती है, खासकर जहां दहेज हत्या का शक हो, तो कम से कम वो दहेज का सामान या संपत्ति ससुराल वालों के पास नहीं रहेगी, वो महिला के अपने खून के रिश्तों को, बच्चों या माँ बाप, उनको मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये प्रावधान एक तरह से महिला के मायके पक्ष को थोड़ी आर्थिक और भावनात्मक राहत देने की कोशिश है, और साथ ही ससुराल पक्ष को उस दहेज की संपत्ति से वंचित करके एक बहुत कड़ा संदेश भी देता है। अदालत सजा देने के साथ साथ ये आदेश भी दे सकती है कि भाई ये संपत्ति तुरंत महिला के वारिसों को सौंपी जाए, और अगर दोषी व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो उस संपत्ति की कीमत उससे जुर्माने के तौर पर वसूली जा सकती है। ठीक है, कानून तो बना दिया, सजा भी तय कर दी, संपत्ति की वापसी का रास्ता भी बता दिया, लेकिन ये सब लागू कैसे होगा? कौन शिकायत करेगा? कौन जांच करेगा? अदालत कौन सी होगी? मतलब प्रक्रिया क्या है? हाँ, प्रक्रिया के लिए धारा 7 और 8 है। पहली बात तो ये कि इन अपराधों की सुनवाई कौन सी अदालत कर सकती है। तो कानून कहता है केवल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उनसे निचली अदालतें नहीं। ठीक है, और शिकायत कौन दर्ज करा सकता है? क्या सिर्फ पीड़ित महिला ही? नहीं, कई रास्ते दिए गए हैं। अदालत खुद मिली जानकारी पर या पुलिस की रिपोर्ट पर भी कार्रवाई शुरू कर सकती है, या फिर पीड़ित महिला खुद, उसके माता पिता या कोई और रिश्तेदार, या फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई कल्याण संस्था या संगठन। अच्छा, कोई एनजीओ वगैरह भी? हाँ, कोई मान्यता प्राप्त संस्था भी शिकायत दर्ज करा सकती है। इन अपराधों की कानूनी प्रकृति क्या है? मतलब क्या ये गंभीर माने जाते हैं? जमानत वगैरह का क्या स्टेटस है? मतलब ये इतने गंभीर अपराध हैं कि पुलिस आमतौर पर बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, कुछ खास स्थितियों को छोड़कर। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि ये अपराध गैर जमानती हैं, यानी नॉन बेलेबल, और अशमनीय हैं, यानी नॉन कंपाउंडेबल। अच्छा, गैर जमानती और अशमनीय, इनका क्या मतलब हुआ आसान भाषा में? देखिए, गैर जमानती नॉन बेलेबल का सीधा मतलब है कि जमानत मिलना आरोपी का अधिकार नहीं है। ये पूरी तरह से अदालत के विवेक पर निर्भर करेगा। अदालत मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है। और अशमनीय नॉन कंपाउंडेबल का मतलब है कि इसमें पीड़ित पक्ष और आरोपी पक्ष आपस में समझौता करके केस वापस नहीं ले सकते। मतलब एक बार मामला अदालत में चला गया तो उसका फैसला अदालत ही करेगी, बाहर कोई समझौता नहीं हो सकता। समझ गई। तो ये दोनों बातें, गैर जमानती होना और अशमनीय होना, ये दिखाती है कि कानून इन अपराधों को कितना गंभीर मान रहा है। बिल्कुल। इस कानून में एक और बहुत ही मतलब असामान्य सी बात है, सबूत का भार उलटना, बर्डन ऑफ प्रूफ। ये धारा 8 का में है शायद। सामान्य तौर पर तो केस साबित करने की जिम्मेदारी शिकायत करने वाले की होती है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। सामान्य क्रिमिनल लॉ का सिद्धांत है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, यानी जब तक दोष साबित न हो जाए व्यक्ति निर्दोष है, और दोष साबित करने का भार अभियोजन पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन पर होता है। लेकिन दहेज कानून में धारा 8 का इस सिद्धांत को पलट देती है। अगर किसी व्यक्ति पर धारा 3 यानी दहेज लेने या उकसाने, या धारा 4 यानी दहेज मांगने का आरोप लगता है, तो ये साबित करने की जिम्मेदारी उसी आरोपी व्यक्ति पर होगी कि उसने ये अपराध नहीं किया है। अरे, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा और कड़ा प्रावधान है, और ये दिखाता है कि कानून दहेज के मामलों में कितनी सख्ती बरतना चाहता है, क्योंकि ये अपराध अक्सर बंद दरवाजों के पीछे होते हैं, सबूत मिलना मुश्किल होता है। ये तो हुई कानूनी प्रक्रिया की बात, लेकिन जमीनी स्तर पर इस कानून को लागू करवाने के लिए क्या कोई सरकारी मशीनरी भी बनाई गई है? हाँ, उसके लिए भी प्रावधान है। धारा 8 ख के तहत राज्य सरकारें दहेज प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त कर सकती हैं, डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर यानी डीपीओ। अच्छा, डीपीओ, इनका क्या काम होता है? इनका काम है ये देखना कि कानून का पालन हो रहा है या नहीं। दहेज के लेन देन या मांग को रोकना, अगर अपराध होता है तो उसके सबूत इकट्ठा करना और केस चलाने में मदद करना। मतलब एक तरह से जमीनी स्तर पर कानून के हाथ पांव बनना। क्या ये अकेले काम करते हैं
या कोई टीम होती है? नहीं, उनकी मदद और सलाह के लिए राज्य सरकार एक सलाहकार बोर्ड भी बना सकती है, हाँ। एडवाइजरी बोर्ड। इसमें उस इलाके के 5 समाज कल्याण कार्यकर्ता हो सकते हैं, जिनमें कम से कम 2 महिलाओं का होना जरूरी है। तो ये अधिकारी और ये बोर्ड मिलकर कानून को जमीनी हकीकत में लागू करवाने का प्रयास करते हैं। जरूरत पड़ने पर राज्य सरकार इन डीपीओस को पुलिस की कुछ शक्तियां भी दे सकती है। और आखिर में धारा 9 और 10 है, ये शायद नियम बनाने की शक्ति के बारे में है। हाँ बिल्कुल, ये धाराएं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को अधिकार देती हैं कि वे इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जरूरी नियम बना सकें, रूल्स फ्रेम कर सकें। जैसे वो तोहफों की लिस्ट वाली बात थी, हाँ। वो लिस्ट कैसे बनाई जाएगी, कैसे रखी जाएगी, या डीपीओस के और क्या-क्या कर्तव्य होंगे, वगैरह वगैरह। ये नियम कानून को अमल में लाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 सिर्फ ये नहीं कहता कि दहेज लेना देना अपराध है और उसकी सजा है, बल्कि ये दहेज की परिभाषा को काफी फैलाता है। महिला को जो संपत्ति मिली है उस पर उसका हक पक्का करता है, अपराध को गैर जमानती और अशमनीय बनाकर उसकी गंभीरता दिखाता है, सबूत का भार आरोपी पर डालकर इसे लागू करना आसान बनाने की कोशिश करता है और इसे जमीन पर उतारने के लिए अधिकारियों और बोर्ड की नियुक्ति का भी प्रावधान करता है। और समय के साथ जो बदलाव हुए उन्होंने इसे लगातार और मजबूत ही किया है। निश्चित रूप से 1961 में ये कानून बना, लेकिन खासकर 1984 और 1986 में जो बड़े संशोधन हुए, उन्होंने इस कानून को काफ़ी कह सकते हैं कि दाद दिए। सज़ा बढ़ाना, अपराधों को गैर जमानती बनाना या सबूत का भार उलटना, ये सब बहुत बड़े कदम थे। लेकिन इसके बावजूद हम सब जानते हैं, और ये कड़वी सच्चाई है, कि दहेज की जो समस्या है वो हमारे समाज से खत्म नहीं हुई है। आज भी ये कई शक्लों में मौजूद है और अक्सर बहुत दुखद घटनाओं का कारण बनती है। हाँ, यही सवाल आखिर में मन में आता है। बिल्कुल, कि आखिर ऐसा क्यों है जब हमारे पास इतना स्पष्ट और इतना सख्त कानून मौजूद है, जिसे समय समय पर और मजबूत भी किया गया, तो फिर भी जमीनी हकीकत क्यों नहीं बदल पा रही है? ये जो कानून की किताबों और समाज की सच्चाई के बीच का फासला है, ये हमें क्या सोचने पर मजबूर करता है? क्या किसी ऐसी सामाजिक बुराई से लड़ने के लिए जिसकी जड़ें इतनी गहरी हों, क्या उसके लिए सिर्फ कानूनी हथियार काफ़ी हैं? या हमें कानून के साथ साथ, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा, सामाजिक सोच, शिक्षा, जागरूकता, इन सब पर भी उतना ही या उससे ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है? ये वो सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचने की ज़रूरत है।